जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। मैं हूं प्रेम कुमार मंडल। जैसा कि पिछले 5 क्लासों में मैंने आप लोगों को पेपर 3 से इतिहास के पोर्शन को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा था। इन 5 क्लासों में आपको मैंने अभी तक ये बताने का प्रयास किया हूं कि 17वीं शताब्दी में किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है हमारे देश में और किस तरीके से यहाँ के शासकों को वो धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेना शुरू करता है। और सबसे पहले उन लोगों ने व्यापारी कोठियाँ खोली, फिर वो बंगाल गए और बंगाल में जो है प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के बाद अपना राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया था। और उसमें सबसे आगे जो निकला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी निकली थी। अब हम धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे और दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे कि वहाँ के साम्राज्य का किस तरीके से 17वीं 18वीं सदी में विकास के साथ साथ पतन भी होना शुरू हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व उस क्षेत्र में बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ हम लोग इस क्लास में हम लोग ये पढ़ने का कोशिश करेंगे कि मैसूर जो दक्षिण भारत का 18वीं सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था, उस पे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण पाया है। यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अंग्रेज जो है किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाया और संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने में उसको काफ़ी मदद मिली। तो हम लोग ऐसे भी पूरे जब भी इतिहास को पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से ही इसी रूल को फॉलो किया है और अपना वर्चस्व हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं मैसूर पर नियंत्रण। ठीक है, दोस्तों यह मेरा क्लास 6 है। अभी तक 5 क्लास में अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, अगर आप उस क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके देखिए। आपको क्या है ना कि आपको सीरियल वाइज है ना 17वीं शताब्दी की शुरू से यानी कि 1600 ईस्वी से आपको धीरे धीरे जानकारी मिलना शुरू होगा और वो अभी तक पहुंचा है 1764 ईस्वी तक। अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज भारत के अन्य राज्यों को अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैसूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर पर नियंत्रण पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि मैसूर राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई। अगर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया कलर, देखो आजा भाई कलर। चलिए रेड ले लेता हूँ। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मैसूर राज्य की स्थापना किस तरीके से होती है, क्योंकि मैसूर राज्य जो है पहले था नहीं, है ना। इसकी जो स्थापना होती है वो हैदर अली करते हैं। हैदर अली नहीं, सॉरी, ये मैसूर की स्थापना जो है, मैसूर का जो सबसे प्रमुख शासक होता है वो हैदर अली होता है। लेकिन मैसूर साम्राज्य का स्थापना जो है विजयनगर साम्राज्य से किस तरीके से होगा, इसको हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के शुरुआत जो होती है इसका विजयनगर साम्राज्य से होता है। आपको पता है कि दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य हुआ था। ठीक है ना, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मैसूर में किस तरीके से हैदर अली और टीपू सुल्तान आते हैं और अंग्रेजों का दांत खट्टे करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर अंग्रेजों के साथ कितने युद्ध किए हैं। और अब हम लोग इसमें 4 युद्धों को पढ़ेंगे।
है ना। और इस 4 युद्धों के बाद जो है अंग्रेजों को दक्षिण भारत में पूरा कर्नाटक को जीतने में मदद मिलती है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ने के बाद इनकी संधियों को पढ़ेंगे कि क्या क्या संधियां हुई और किस तरीके से मैसूर राज्य का पतन धीरे धीरे हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैसूर राज्य को पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य की जानकारी हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि 17वीं यानी कि 1700 से लेके 1800 ईस्वी तक भारत में क्या क्या स्थिति था, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 1757 और 1764 में ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, यहाँ पर जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 और 1764 दोनों ही लड़ाइयाँ जीतने में सफल होता है और फिर यहाँ के शासकों को अपने संरक्षण में ले लेता है। उसमें हमने प्रमुख देखा था कि अवध का जो साम्राज्य है, अवध, ठीक है, फिर आगरा और दिल्ली। आपको पता है कि आगरा और दिल्ली में मुगल साम्राज्य हो गया। अवध में हमने देखा था कि वहाँ पर शुजाउद्दौला थे। उसके बाद हम इधर देखेंगे कि हैदराबाद का जो निज़ाम है, इन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया था और अंग्रेजों के साथ मिलकर किस तरीके से कर्नाटक में मैसूर साम्राज्य को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत इस समय यही होता था कि पूरा भारत जो है अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग राजाओं में बटे हुए थे, या फिर मुगल साम्राज्य के द्वारा स्थापित बहुत सारे जमींदार और निजाम थे, है ना। या फिर कहा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में जो है इस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर तो हम लोगों को ये मालूम है कि 1707 में जाके आपका औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो उसके पहले तक तो इसका वर्चस्व जो है पूरा नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से होता है और साथ में दक्षिण भारत के राज्यों तक भी चला जाता है। तो हैदराबाद का निजाम को भी मुगल साम्राज्य के शासकों द्वारा ही यहाँ पर क्या किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था। और बंगाल में जितने सारे नवाब भी हुए थे वो उन सभी के ऊपर भी मुगल साम्राज्य का ही स्थायित्व था। बट धीरे धीरे वो चेंज हो गया। वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई में। यहाँ पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे दक्षिण भारत की ओर। आपको पता है कि इधर जो है इस समय जो है विजयनगर साम्राज्य का 1700 से लेकर 1800 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो चुका था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के आगे का पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य विघटित होने के बाद किन किन राज्यों का क्या कहते हैं उसको उदय हुआ, किन किन राज्यों का उदय हुआ। तो इसमें हम लोग सबसे प्रमुख देखेंगे कि मैसूर साम्राज्य का उदय किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एकलौता ऐसे विदेशी कंपनी है जिसका वर्चस्व सबसे आगे बढ़ा हुआ है। और साथ में हमारे देश के सभी राजा जो है कभी उसके तरफ जाते हैं, कभी उसके खिलाफ होते हैं और अपने आप को क्या है अंग्रेजों का गुलाम बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। वो मतलब अपने आप गुलाम बन जाते हैं अपने ही नीतियों के जरिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये मैसूर जो है इस यहाँ पर इस तरीके से दक्षिण भारत में फैले हुआ रहेगा। उसमें कर्नाटक का और केरल का कुछ भाग हो गए। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र का इलाका है इसमें जो है आपका मराठा जो पेशवा होते हैं उनकी शक्ति यहाँ पर किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है और फिर किस तरीके से धीरे धीरे वो मैसूर के खिलाफ भी जाती है, ठीक है। तो मैसूर के इर्द गिर्द हम लोग दो साम्राज्यों को सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। वो एक है मराठा साम्राज्य और दूसरा है एक हैदराबाद के निजाम, ठीक। चलिए आगे फिर और क्या है देखते हैं। जैसा कि हम लोग मैंने बताया कि आपको सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो फिर आप मैसूर साम्राज्य को पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो
विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें हम लोग देखे थे कि 1336 ईस्वी में, कितना ईस्वी में दोस्तों, 1336 ईस्वी में सबसे पहले संगम वंश की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जो करती है दो भाई मिलके करते हैं, वो है हरिहर और बुक्का। ठीक है, इतना जानकारी काफ़ी है क्योंकि ये तो 14वीं शताब्दी की बात है। अभी हम लोगों को 17वीं और 18वीं सदी की कहानी को पढ़ना है। उसमें विजयनगर साम्राज्य में टोटल जो है चार वंश आते हैं। उसमें संगम वंश सबसे पहले आ गया, फिर सालू वंश आ गया, फिर तुलु वंश आ गया। और तुलु वंश की स्थापना जो है वीर सिंह करते हैं। और इसी में सबसे प्रमुख राजा आप लोग जो पढ़े हैं वो कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये इसी वंश के शासक होते हैं। और सबसे अंतिम जो शासक होता है वो है अराविडु वंश। कौन है? अराविडु वंश। इसी शासक, इन्हीं के शासकों को हम लोग देखेंगे किस तरीके से वहाँ के मंत्री जो है अपने नियंत्रण में लेता है और एक नया ही साम्राज्य का स्थापना करता है। और मैसूर साम्राज्य उनमें से एक होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा ओवरव्यू, है ना, ताकि आप ये समझ सकें कि आगे क्या होगा। तो इस तरीके से जब जाता है लास्ट वंश जो है अराविडु वंश। अराविडु वंश के बाद ही जो है सबसे ज़्यादा विघटन शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य का। तो चलिए इसका आगे का पोर्शन हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध दक्षिण भारत में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध जो होता है वो 1565 ईस्वी में होता है। और इसमें कौन कौन साम्राज्य होते हैं? देखिए, दक्षिण भारत में जो राज्य हैं उसमें सबसे इधर देखिए आपको इधर मिल जाएगा बीजापुर, ठीक है, फिर अहमदनगर, फिर गोलकुंडा, फिर बीदर। ये देखिए ये सारे पार्ट जो है ना, आज का जो क्षेत्र है आप समझ सकते हैं, उसमें आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आपका तेलंगाना आ जाएगा, आपका कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो हैं, फिर तमिलनाडु का कुछ पोर्शन आ जाएगा। तो ये सब पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन। तो इस पूरे पोर्शन में इन साम्राज्यों का वर्चस्व रहता है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। तो 1565 में क्या होता है, इन सभी ये संयुक्त सेना, बीजापुर का, अहमदनगर का, गोलकुंडा का, बीदर का, इनका संयुक्त सेना की लड़ाई जो होता है विजयनगर साम्राज्य की सेना के साथ होता है। और विजयनगर साम्राज्य के का अंतिम राजा समझ लीजिए उस टाइम का जो होता है वो है सदाशिव राय। और वो अराविडु वंश के रहते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तुलु वंश का ही रहता है। थोड़ा चेक कर लेते हैं, है ना, पता चल जाएगा। ये वीर नरसिंह सिंह होगा, तिरुमल हो गया, ये अराविडु वंश हो गया। ठीक है, संस्थापक तुलु वंश का वीर सिंह होगा। ओके राइट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये जो राजा सदाशिव राय हैं ये 1565 ईस्वी में ये तुलु वंश का ही रहता है। ठीक, फिर आगे क्या होता है देखेंगे हम लोग 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 17वीं शताब्दी के सबसे शुरू में क्या होगा, देखिए इस लड़ाई का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि इसी लड़ाई के बाद जो है ना ये साम्राज्य जो है धीरे धीरे इसकी शक्ति छीन हो जाएगी और पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक, जिस तरीके से मुगल साम्राज्य बाद में एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उसका जितना नवाब होता है सब अलग हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। विजयनगर साम्राज्य जो है पूरा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उसकी बुरी तरीके से इसका हार हो जाती है और साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसी को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैसूर साम्राज्य पे। तो उसके पहले वाला घटनाओं को जैसे थोड़ा सा जानना है। ठीक, तो यहाँ पर फिर 17वीं शताब्दी के शुरू में क्या होता है, 1612 ईस्वी में वेंकट टू, कौन है दोस्त, ये वेंकट टू है जो मैसूर में वाडियार वंश का स्थापना करता है। किस वंश का स्थापना करता है दोस्तों, वेंकट टू जो है 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश का नींव रखता है। देखिए 1565 का तालीकोटा युद्ध ही ऐसा युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य को पूरा तोड़ दिया। ठीक, उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य स्थापित होना शुरू हुआ। उसी में से एक व्यक्ति थे वेंकट टू, जिनको यह मौका मिला और उसने क्या किया, कर्नाटक क्षेत्र में ही एक छोटा सा साम्राज्य मैसूर साम्राज्य की स्थापना करी और वहाँ पर इस वंश का नींव रखा, वाडियार वंश।
अब यही वाडियार वंश आगे चल के जो है ना हैदर अली का नियंत्रण में आएगा और हैदर अली इस वंश को अपने नियंत्रण में लेके चलाएगा और क्या कहते हैं अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ते रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये आखिर किस तरीके से हो रहा है। फिर आगे क्या होता है 18वीं सदी में जो है 18वीं सदी में चिक्का कृष्ण राज, देखिए ये उस टाइम जो है ना बच्चा होता है, जबकि बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो उस टाइम जो है बच्चा रहता है और ये यही वडियार वंश का ही शासक है, वडियार वंश का शासक है। तो इसमें क्या होता है चिक्का कृष्ण राज यानी कि राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये छोटा रहता है उस टाइम, तो राजा का गद्दी कौन संभालेगा? तो राजा का गद्दी जो है उसके दो प्रमुख मंत्री संभालते हैं, एक होता है नजराज और दूसरा है देवराज, ठीक है, एक नजराज और दूसरा देवराज। यही लोग दोनों जो है चिक्का कृष्ण राज को अपने संरक्षण में रखते हैं और पूरे विजयनगर साम्राज्य पूरे मैसूर साम्राज्य को संभालने का कोशिश करते हैं। और यही वो नजराज हैं जो हैदर अली, जिसके बारे में हम लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तो हैदर अली को अपनी सेना में शामिल करता है ना। और ऐसे वैसे नहीं, बस एक नॉर्मल सिपाही के तौर पे शामिल करता है। और वो भी क्यों करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअल में हैदर अली का जो पिता है उनका नाम है फतेह मोहम्मद, उनका नाम है फतेह मोहम्मद। ये फतेह मोहम्मद जो है मैसूर साम्राज्य में एक सिपाही होते हैं। तो अब भाई अगर हैदर अली का पिता फतेह मोहम्मद सिपाही है तो अगर निजाम बोल रहे हैं, अगर मंत्री वहाँ का मंत्री अगर चाहे है ना तो क्या करेगा, उसका बेटा को भी अपने यहाँ पर रख लेगा। तो उसी तरीके से एक सिपाही की तरह, आम सिपाही की तरह हैदर अली जो है मैसूर साम्राज्य में सैनिक बन के आते हैं, ठीक। अब ये हम लोग इसमें देखेंगे कि हैदर अली जो है 1761 से लेकर 1782 तक जो है मैसूर साम्राज्य का शासक बनेगा। वो कैसे आगे हम लोग देखते रहेंगे। हैदर अली की सबसे प्रमुख बात क्या थी जो हम लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा, वो ये थी कि ये निरक्षर थे। दोस्तों हमारे भारत के इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि जो निरक्षर शासक हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक हुए हैं। कैसे? आप मुगल में देख लीजिए, मुगल में कौन अनपढ़ था? तो अकबर। और अकबर का शासन को देख लीजिए, सबसे विशाल और सबसे समृद्ध। उसी तरीके से हैदर अली भी जो है मैसूर साम्राज्य में आप देखेंगे कि इकलौता ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका साम्राज्य जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और अंग्रेजों को तो पानी पिला दिया था ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हैदर अली जो है एक आम सिपाही के रूप में मैसूर साम्राज्य की तरफ से कई लड़ाइयाँ लड़ते रहता है। वहाँ पर वह अपना शक्ति को प्रदर्शन करता है युद्ध क्षेत्र में। और नजराज हो गया, देवराज हो गया, इन लोगों के नज़र में आता है कि ये वाकई में बहुत अच्छा सैनिक है, बहुत अच्छा लड़ाकू आदमी है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करता है, उसका जो एक स्वाभाविक लड़ने की जो शक्ति थी हैदर अली में, उसको देखकर मैसूर साम्राज्य का जो ये आदमी के नाम जो मैंने बताया ना, ये कौन कौन, नजराज और देवराज। तो बेसिकली नजराज के बारे में ही हम लोग जानते हैं। तो नजराज जो है ना वो क्या करता है, किसके बिहाफ, मैसूर साम्राज्य का जो राजा होता है कृष्ण राज, उसके बिहाफ में हैदर अली को एक बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया जाता है। एक जगह है दक्षिण भारत में डिंडीगुल, उसका ये बेसिकली सैन्य प्रशिक्षण केंद्र होता है। ये सैन्य प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। तो 1755 में वहाँ का फौजदारी इसको दे दिया जाता है हैदर अली को। हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदारी दे दिया जाता है। फौजदारी दे देना मतलब क्या, पूरा फौज वहाँ पर जितना है जो सैनिक है उसका प्रमुख व्यक्ति हो गया, एक तरीके का वहाँ का सेनापति हो गया। और सारे नियंत्रण जो रखेगा या ना, जो नीति बनाएगा वो कौन बनाएगा, हैदर अली बनाएगा। तो वहाँ जाने के बाद हैदर अली को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है और आधुनिक हथियार का तो बेसिक रूप से कमी है। फिर यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो काफ़ी पुरानी पद्धति से दिए जाते हैं।
तो हैदर अली को लगा कि हमें जो है, हमें अभी क्या करना है, नई आधुनिक तकनीक को अपनाना है, पुराने पद्धति को हमें हटा देना है और नए तकनीक को लाना है। ठीक है, अब इस नए तकनीक में, आधुनिक तकनीक से हमें होगा क्या कि हमारे आसपास के जितने दुश्मन हैं वो डरेंगे। ठीक है, ये इनका दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया वहाँ जाने के बाद। तो देखते हैं आगे इसने क्या क्या किया। तो हैदर अली जैसे ही फौजदार बनता है तो क्या करता है, सबसे पहले एक ब्राह्मण खांडे राव होते हैं, है ना, उनको अपना सलाहकार नियुक्त करता है। तो ये सलाहकार नियुक्त करने का क्या रीज़न है भाई? तो देखो, अगर आप किसी बड़े शक्ति का एक प्रधान व्यक्ति होते हैं तो आपको तो पढ़ना लिखना आना चाहिए, और वो थे निरक्षर। तो जब निरक्षर थे तो सारी चीज़ों को समझेंगे कैसे वो? तो उन चीज़ों को समझने के लिए एक ब्राह्मण को अपने यहाँ पर रख लेते हैं, सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं। ठीक, देखिए धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है ना किस तरीके से अपने आप को एक शक्ति में बदलेगा, ये आपको पता चलेगा। ये निरक्षर व्यक्ति होने से क्या होगा, ये पूरा व्यवहारिक ज्ञान इसके अंदर कूट के भरा है, और उस समय का कंडीशन को ये बहुत अच्छे तरीके से रीड करता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। ठीक है, आँख खुला रखता है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से काम करने से हमें सफलता मिलेगी। ठीक, फिर आगे क्या करता है, यही डिंडीगुल जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है उसको आधुनिक शस्त्रागार यानी कि आधुनिक हथियार बनाने का जगह बनाता है। ठीक है, और उसमें फैक्ट्रियाँ भी लगाता है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ मतलब इस तरीके की व्यवस्था करता है कि वो आधुनिक हथियार को बना सके। और इसमें सहायता वो किसका लेता है, फ्रांसीसियों का। किसका सहायता लेता है, फ्रांसीसियों का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हैदर अली डिंडीगुल में आधुनिक हथियार बना रहे हैं, फ्रांसीसियों का सहायता ले रहे हैं, और फ्रांसीसी किसका दुश्मन है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अब जो है उसकी नज़र जो है ना यहाँ पर पड़ना शुरू होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। अब धीरे धीरे हैदर अली को ऐसा लगा कि हैदर अली को ऐसा लगा कि आधुनिक हथियार जो है हमारे पास आ गया है, हमने अपने सैनिकों को बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण भी दे दिया है। तो वो क्या करते हैं, मैसूर का उस टाइम जो है राजधानी हुआ करता था श्रीरंगपत्तनम, वहाँ पर क्या आक्रमण कर देते हैं, और वहाँ का नियंत्रण किनके हाथों में होता है, नजराज के हाथों में, जिन्होंने इसको नियुक्त किया था। ठीक है, नजराज जिन्होंने हैदर अली को सेना में नियुक्त किया था, उसी के खिलाफ ये चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो फौजदारी जो मिली होती है डिंडीगुल में, तो वहाँ तो केवल सैनिक रहते हैं ना जी। तो सैनिक को तो उसने काफ़ी आधुनिक बना दिया है। तो उनमें क्या होता है, हैदर अली में एक विश्वास जगता है कि हम अभी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने यूज़ किया, नजराज को ही हरा दिया और उसको बंदी बना लिया। राइट, फिर क्या होता है कि चिक्का कृष्ण राज जो वहाँ के राजा होते हैं वाडियार वंश के, उसको अपने संरक्षण में ले लेता है। यानी कि वो नाम मात्र का एक राजा होता है, बाद बाकी सारी शक्तियों का अधिकार जो है इन लोगों के पास रहेगा। पहले नजराज के हाथों में था, अब जो है नजराज जबकि बंदी बन गया है तो हैदर अली के हाथों में आ गया। तो ऐसा करने की हिम्मत आती कैसे है? तो आप अगर दक्षिण भारत के उस टाइम के कंडीशन को जानेंगे तो इधर मैंने बताया ना कि इधर था मराठा साम्राज्य, ठीक है, इधर था हैदराबाद के निजाम, और बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता रहता था। तो इस समय क्या था कि अंग्रेज जो है वो तो आपको पता है बंगाल में बस था जी, है ना। बंगाल में 1757 का प्लासी की लड़ाई और इधर 1764 का बक्सर का लड़ाई, तो इसके बीच में तो अंग्रेज पूरा व्यस्त उधर ही है, सारा ध्यान अभी उधर ही है। उसके बाद फिर क्या, और एक घटना आप देखेंगे तो 1760 में आपको पता है कि वांडीवास की लड़ाई होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में घमासान लड़ाई होती है।
और ये लड़ाई तो लगभग 20 वर्षों से उधर चली आ रही थी, क्योंकि उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो तुम्हारा फ्रांस है, ये दोनों का लड़ाई जो है पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा होता है, तो उधर काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। तो इधर अभी दक्षिण भारत में ध्यान वो नहीं दे पाएगा। तो ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी की बात। दूसरा, ये जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य जो है अभी बिजी है किधर, 1761। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद कीजिए। 1761 जो है, इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो वो तो उधर व्यस्त हैं और अपनी शक्ति, मराठा साम्राज्य जो है पानीपत की लड़ाई में हारने के बाद अपनी शक्ति खो देती है। तो अब क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत जो है बस निजाम बच जाते हैं, तो निजाम का उतना ध्यान अभी इधर मैसूर की तरफ होता नहीं है, और वो बेसिकली क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ या फिर मराठा पेशवा लोगों के साथ ही लड़ाइयाँ लड़ते रहता है। तो ये पूरा इलाका जो है अभी खाली है, खाली पड़ा हुआ है, और इसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाता है कौन, हैदर अली। कौन उठाता है दोस्तों, हैदर अली, और वो मैसूर पे इसलिए आक्रमण कर देता है, ठीक है। और वहाँ पर नजराज को श्रीरंगपत्तनम में आक्रमण करता है, नजराज को क्या करता है, कैदी बना लेता है, और खुद उस साम्राज्य का सर्वेसर्वा बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यही मैंने ये बताने का कोशिश किया था। देखिए अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि 1760 और 61 में आखिर हो क्या रहा था। तो इधर हैदराबाद में जो है निजाम लोगों का जो अधिकार था, वहाँ पर उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी। फिर कर्नाटक में जो है वहाँ पर भी उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी। जो स्ट्रांग, उस क्षेत्र का स्ट्रांग साम्राज्य था, उसमें ये दोनों साम्राज्य में तो उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी। और इधर आपको पता है कि इधर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा बिजी था। मुगल साम्राज्य का तो उस टाइम अधिकार जो है दक्षिण भारत में था ही नहीं, बिल्कुल नियंत्रण बिल्कुल नहीं था, ठीक। अवध साम्राज्य भी आपको पता है कि ये शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद है ना, अवध को भी जो है अंग्रेजों के साथ जाना पड़ा, उसकी भी शक्ति खत्म हो गई थी। और मराठा साम्राज्य इधर पानीपत की लड़ाई में व्यस्त है। मैसूर में जो है, मैसूर में अब जो है हैदर अली अपना फ़ायदा उठाएगा और राजा बनेगा। ये स्थिति पूरा आपको समझ में आ गया 1760-61 का किस तरीके से हो रहा है। तो अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक निरक्षर व्यक्ति जो है किस तरीके से पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला देती है दक्षिण भारत में। अगर आपको पढ़ने के बाद, आपको ये चीज़ देखने के बाद लगेगा कि अगर मराठा निजाम और हैदर अली ये सभी एक साथ होते तो शायद कभी ईस्ट इंडिया कंपनी इतना फलीभूत होती ही नहीं, और शायद भारत में उसका वजूद उसी टाइम खत्म हो जाता। देखिए आप अगर कहानी को धीरे धीरे देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा, कहानी ही तो है। और दोस्तों इसी बीच में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आवाज़ मेरी सुनाई नहीं दे रही है ठीक से, या फिर और भी कुछ कमी नज़र आ रही है, तो आप कमेंट करके आराम से लिख सकते हैं। हम उन कमेंटों को पढ़ के आप लोगों को रिप्लाई भी करेंगे और साथ में उस पर इम्प्रूवमेंट करने का भी कोशिश करेंगे। अगर जेपीएससी या फिर जेएसएससी सीजीएल या फिर अभी कांस्टेबल या फिर अदर कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़िए। आपको यहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, हैंड रिटन में मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स तो बहुत अच्छे मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग अभी दक्षिण भारत में मैसूर राज्य को देख रहे हैं। तो मैसूर राज्य में देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखें कि क्या स्थिति था 1760 से 1761 ईस्वी में। आगे क्या होता है, दक्षिण भारत में विदेशी शक्तियों में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी जो है वो वांडीवस की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं 1760 में। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, ठीक है, 1760 में। ये कलर ठीक नहीं है,
रेड सबसे अच्छा है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया, यानी कि दक्षिण भारत जो है पूरा पूरा क्या होता है, अस्थिर होता है, स्थिरता रहती नहीं है। पूरा पूरा सभी लोग एक दूसरे से लड़ कट रहे हैं या फिर कहीं उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा आगे, जिस तरीके से हैदर अली अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करता है, उससे मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज सभी लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, सभी लोग जलने लगेंगे कि भाई आखिर मैसूर में एक छोटा सा सिपाही किस तरीके से आगे बढ़ गया। और ये भी उन लोगों को काफ़ी भयभीत करेगा कि आधुनिक हथियार तक बना लिए फ्रांसीसियों की सहायता से, ठीक। तो और फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें किए थे दोस्तों वहाँ पर हैदर अली ने, ऐसा नहीं है बहुत ये बस छोटा मोटा काम करके वो आगे बढ़ गया, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज ये तीनों जो है धीरे धीरे समझेंगे कि हमें मैसूर साम्राज्य से बच के रहना है। ओके, अब 1764 ईस्वी में जो है पेशवा माधवराव और हैदर अली के बीच में एक युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, हैदर अली हार जाता है। देखिए यहाँ पर हैदर अली की शुरुआत जो है अब हारने का भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हैदर अली हारा कभी नहीं, वो हारे भी, जीते भी और अपने आप को हारने के बाद बहुत मजबूत भी किए, ठीक। ये सब चीज़ हम लोगों को पता चलेगा। तो 1764 ईस्वी में एक लड़ाई जो है पेशवा माधवराव यानी कि मराठा साम्राज्य के बीच में और मैसूर साम्राज्य के बीच में होती है। उस लड़ाई में हैदर अली हार जाते हैं और उसमें एक संधि होती है। उस संधि के तहत जो है कुछ राज्य जो है मैसूर साम्राज्य का उसको मराठा को देना पड़ता है और साथ में युद्ध करता है तो उसके लिए हर्जाना के रूप में 28 लाख रुपया भी देना पड़ता है। ये सब हैदर अली के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने, फिर वो उठे। किस तरीके से देखिए आगे क्या होता है कि अब 1765 ईस्वी में हैदराबाद का जो निजाम होता है और जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या करता है, मैसूर साम्राज्य पे आक्रमण कर देता है। पहले 1764 में मराठा आ गए आक्रमण करने, अब निजाम और अंग्रेज आ गए। इसमें हैदर अली को काफ़ी नुकसान होता है। परंतु 1766 ईस्वी में क्या है, निजाम और मराठा इन दोनों को जो है हैदर अली अपनी नीतियों के जरिए अपने तरफ कर लेता है, अपने में मिला लेता है। अब क्या होता है, अंग्रेज जो होते हैं वो हो जाता है अकेला। अंग्रेज क्या होता है, अंग्रेज अकेला हो जाता है। तो उसको हरा पाना तो बहुत आसान है जी, ठीक। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, है ना, गुस्से में आ जाता है कि भाई तुमने किस तरीके से निजाम और मराठा को अपने तरफ मिला लिया। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना नीतियों को चेंज करेगा अंग्रेज भी, ठीक। और मैसूर साम्राज्य पे लगातार आक्रमण करते रहेगा। उसी तरीके से हैदर अली भी क्या करेगा, अंग्रेजों का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आक्रमण करते रहेगा। तो अब अंग्रेज जो है दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व को नहीं बढ़ा रहा है तो उसके लिए वो दुखी रहेगा। और मैसूर साम्राज्य क्या है, अभी तो नया नया आया था, छोटा सा साम्राज्य था, उसको बढ़ाने का प्रयास हैदर अली करेगा। तो दोनों तरफ से जब होगा कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं तो टक्कर होगा ना। तो इन्हीं टक्करों का जो बात है उसमें आप देखेंगे कि 4 ठो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यही 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के जरिए आपको पूरा मैसूर साम्राज्य समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको बस इन्हीं 4 युद्धों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि मैसूर साम्राज्य का विकास और पतन को अपने शब्दों में लिखें, तो इन 4 युद्धों को और उनकी संधियों को
ज़्यादा फोकस करके लिखना है। ये मैंने तो कहानियाँ बहुत सारे बताया है, सभी चीज़ों को तो लिखना ज़रूरी नहीं है। वो मैंने इसलिए बताया कि आपको एक तरीके से, एक तारीख से आपको आप आगे बढ़ें और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे क्या है हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध का अब हम लोग पहला युद्ध को देखेंगे। जो पहला युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में होता, 1767 टू 1769 तक हुआ था। इस युद्ध के प्रमुख कारणों को अगर हम लोग देखें तो हम यह देख पाते हैं कि एक तरफ मैसूर राज्य था और एक तरफ अंग्रेज था। इन दोनों को ही अपना राज्य विस्तार करना था, अपना शक्ति का विस्तार करना था, इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा टकराव होते रहता है। दूसरा कारण अगर हम लोग देखें आंग्ल मैसूर युद्ध का, प्रथम युद्ध का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हैदर अली जो थे उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर काफ़ी युद्ध किया था और हैदर अली हमेशा फ्रांसीसियों की तरफ ही झुकाव रखता था, इसलिए अंग्रेज जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। तीसरा कारण अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हैदर अली जो है कन्नड़ तट में 1767 में अंग्रेजी जहाज जो होता है, अंग्रेजी जहाज का एक बेड़ा होता है वहाँ पर कन्नड़ तट में, उसको पूरा नष्ट कर देता है। तो अंग्रेज अभी क्या हो रहा है, अंग्रेज अभी धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरा जा रहा है। ठीक है, तो गुस्साए अंग्रेजों ने क्या किया, एक दक्षिण भारत में जनरल हुआ करता था, जनरल स्मिथ, उसी के नेतृत्व में मैसूर के कुछ क्षेत्र थे। एक था चगामा और दूसरा था विनोमली। इस प्रांत को अंग्रेज लोग जो है जीत लेते हैं, किसके नेतृत्व में, जनरल स्मिथ के नेतृत्व में। अब हैदर अली क्या अब चुप रहेगा, वो भी तो शक्तिशाली है, तो वो भी चुप नहीं रहा। उसने क्या किया, हैदर अली ने अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज उस टाइम ये जो चगामा और विनोमली था उसके क्षेत्र में थे, तो उसको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद उसको मजबूर किया, काफ़ी अपने तरफ खींचने का मजबूर किया। और फिर क्या किया, हैदर अली जो है धीरे धीरे उस क्षेत्र को जीत लेता है और फिर मंगलोर की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, और मंगलोर को भी जीत लेता है। अब मंगलोर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर मंगलोर देखें तो इधर आपका चेन्नई हो गया ना जी, मद्रास उस टाइम का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है दक्षिण भारत में, पूर्वी तट में, और उसी के नज़दीक में है आपका मंगलोर, और मंगलोर भी व्यापारी केंद्रों में से एक था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। तो वहाँ पर भी क्या करता है, जीत लेता है। अब अगर मंगलोर को जीत ले तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो कहाँ बढ़ेगा, मद्रास की ओर बढ़ेगा ना। कौन, हैदर अली, मद्रास की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर अंग्रेज डर जाता है भाई, पूरा डर जाता है। और फिर क्या करता है, हैदर अली के साथ एक संधि कर लेता है कि भाई हम लड़ाई अभी नहीं चाहते, हम लोग एक संधि करना चाहते हैं। तो हैदर अली के साथ एक संधि होती है मद्रास में, डेट रहता है 4 अप्रैल 1769 को, और उस समय तत्कालीन गवर्नर जो वहाँ का रहता है मद्रास का, वो वेरेसेल रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि पहला संधि जो होता है प्रथम युद्ध को रोकने के लिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, वो होती है मद्रास की संधि। तो याद रखिएगा, ये मद्रास में पहला संधि होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस संधि में दोनों के बीच में क्या क्या वार्ता होती है, क्या क्या बातें होती है। तो मद्रास की संधि जो होती है वो 1769 में होती है।
इसमें सबसे पहले तो यही बातें कही जाती है, याद रखिएगा 4 युद्ध होता है, चारों में संधियां होती है, और चारों ही संधियां का जो पहला रूल रहेगा वो यही रहेगा कि भाई जो हम लोग एक दूसरे का क्षेत्र जीते हैं उसको वापस कर दिया जाए, दोनों में, चारों में ही, ठीक है। और ये दोनों के द्वारा होगा, अंग्रेज के द्वारा भी होगा, जो उसका क्षेत्र जीता है उसको वापस करेगा, और साथ ही हैदर अली यानी कि मैसूर साम्राज्य भी अंग्रेजों के जीते हुए क्षेत्र को वापस करेगा। संकट के समय एक दूसरे का साथ देगा, यानी कि अगर अब मैसूर पे कोई बाहरी आक्रमण करता है, जैसे मान लो कि मराठा ही इस पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है, मराठा ही इस पे आक्रमण कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, वो मैसूर साम्राज्य के साथ खड़ा रहेगा। और अगर मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब क्या कर रहा है, उस पे आक्रमण कर रहा है मराठा साम्राज्य, तो मैसूर क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने का कोशिश करेगा। ये हो गया, और इसी संधि के जरिए क्या होता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब देखिए इसमें जो सेकेंड पॉइंट है ना कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देंगे, तो यही एक कारण बनेगा जो आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध भी होगा। यही जो सेंटेंस है, यही जो बात है, वही दूसरे युद्ध को जन्म भी देगा। किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए एक मैंने बात लिखी है कि 1771-72 में पेशवा माधवराव मैसूर पे आक्रमण करता है, परंतु अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ देने से इनकार कर देता है, हैदर अली का साथ नहीं देता। और यहाँ क्या कहा गया था कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देंगे, और यहाँ क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। जब नहीं देगा तो हैदर अली ये भी क्या करेगा, अंग्रेजों को चने चबवाने का काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। तो ये जो 1771-72 में मराठा साम्राज्य मैसूर साम्राज्य पे आक्रमण करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर साम्राज्य को सहायता नहीं करता है, इसी के लिए हैदर अली अब क्या क्या करेगा ये देखते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक होगा। उसमें सबसे प्रमुख कारणों में से रहेगा कि अंग्रेजों ने विश्वासघात किया, 1771-72 में जो है वो साथ नहीं दिया। फिर दूसरा क्या, एक क्षेत्र मिलेगा माहे में अंग्रेजों ने क्या करता है, अंग्रेज जो है आक्रमण कर देता है, और बेसिकली माहे जो होता है वो फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो इससे दुखी कौन होगा जी, इससे किसको दुख पहुंचेगा, हैदर अली को, क्योंकि हैदर अली का झुकाव तो हमेशा से फ्रांसीसियों के हाथों में रहा है, फ्रांसीसियों की तरफ रहा है, ठीक। तो अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में आक्रमण करना एक कारण रहा। दूसरा कि हैदर अली, आपको पता है कि मराठा को और निजाम, हैदराबाद के निजाम को, इन दोनों को अपनी तरफ कर लेता है अपने नीतियों के जरिए। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो त्रिगुट संघ जो बनाता है ना, इस त्रिगुट संघ बनने के रीजन से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व है वो एकदम खत्म हो जाएगा दक्षिण भारत में, क्योंकि ये तीनों ही साम्राज्य जो है, इधर हो गया महाराष्ट्र, इधर हो गया आपका मैसूर और इधर हो गया हैदराबाद। तो तीनों क्षेत्र, तीनों का संयुक्त संगठन रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी ना, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसके भी खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी था कि तीनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। ये तो खुद डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाता है और यहाँ पर ये लोग एकजुट हो रहा है। तो ये एक प्रमुख कारण हो गया। अब बीच में जो कर्नाटक साम्राज्य होता है ना, कर्नाटक साम्राज्य, और कर्नाटक को आपने हम लोगों ने पीछे देखा था कि कर्नाटक को किस तरीके से अंग्रेज जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिगुट संघ जो है 1780 में क्या करेगा, हमला कर देगा कर्नाटक साम्राज्य पे, त्रिगुट संघ।
और इस पे अधिकार किसका रहता है? अंग्रेजों का रहता है। तो अब अंग्रेज और गुस्सा हो गए। आगे देखिए क्या होता है। आगे हैदर अली जो है, अभी ये त्रिगुट संघ का ही बात हो रहा है, ठीक है, ये त्रिगुट संघ, हैदर अली की बात कर रहे हैं, लेकिन त्रिगुट संघ उसके साथ अभी है, दोनों, मराठा भी और हैदराबाद के निजाम भी। तो ये क्या करेगा, हैदर अली मद्रास को जीतने चला जाएगा और वहाँ पर रहता है उस टाइम गवर्नर जो रहता है वो हेक्टर मुनरो रहता है, उसको हरा देता है। फिर गुंटूर का इलाका में चला जाएगा, वहाँ पर कर्नल वेली को हरा देगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, दोनों जब हार जाएगा तो दोनों ही भाग जाएगा वहाँ से। और ये देखिए ये डेट कब का है, 1780। और आपको पता है ना कि वारेन हेस्टिंग्स जो है 1774 में गवर्नर जनरल बन के आता है। पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग जो है 1774 में गवर्नर जनरल बन के आते हैं। और ये कब तक रहेगा, ये तो इधर से रहेगा ना, ये 1780 मतलब 1784-82, इसका थोड़ा सा कार्यकाल देखना पड़ेगा। 1774 से लेके 82 या 83 तक इस तरीके से रहता है ना। वारेन मतलब अभी 1780 में जो है वारेन हेस्टिंग्स है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, लेकिन गवर्नर जनरल जो है 1774 में बनता है। तो अभी जो है भारत में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। और ये याद रखिए ये काफ़ी ज़्यादा है ना, ये तो ये भी गवर्नर जनरल जो है बहुत उत्साहवर्धक रहता है ये, है ना। और इसके अंदर जो है काफ़ी एक तो चापलूसी भी करता है ये भारत के शासकों के साथ, है ना, चालाक बहुत है, बहुत युवा है, तो ये भी चुप बैठेगा नहीं, ये भी चुप नहीं बैठेगा। तो आगे क्या होगा, आगे 1781 ईस्वी में 1781 में, कब है दोस्तों, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स जो है आयरकूट को भेजेगा। और ये क्या करेगा, आयरकूट हैदर अली को 3 जगह में एकदम बहुत आसानी से हरा देगा। आयरकूट बहुत अच्छा सेनापति रहता है, इसने पोटोजो, पोलीलूर और सोलिंगपुर, इन तीनों जगह में जो है हैदर अली को हरा देता है। तो हार का कारण क्या है ये भी देखना पड़ेगा कि हैदर अली का तो त्रिगुट संघ था और इतना मजबूत संघ था, तो फिर तीनों जगह ये हारा कैसे। तो उसका मेन कारण है दोस्तों कि मराठा आंग्ल युद्ध होता है और उस समय एक सलबाई की संधि होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच में। तो उस संधि के जरिए जो है अंग्रेज लोग मराठा को अपने नियंत्रण में ले लेता है और हैदर अली के साथ देने से मना कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उससे उस त्रिगुट संघ से मराठा अलग हो गया। दूसरा है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है हैदराबाद के निजाम को गुंटूर प्रांत यूं ही दान में दे देता है, जो जीतता है ना उधर, पहले हमने देखा ना, तो गुंटूर प्रांत को जो है हैदराबाद के निजाम को दे देता है। तो इससे क्या होता है, हैदराबाद के लोग भी जो हैं मैसूर साम्राज्य का साथ नहीं देता है। तो ये दोनों कारण से क्या होता है, त्रिगुट संघ जो होता है वो समाप्त हो जाता है। त्रिगुट संघ समाप्त होने से क्या होगा, अंग्रेज लोग जो है हैदर अली को बहुत आसानी से इन तीनों जगह में आयरकूट के नेतृत्व में हरा देता है। अब यही जब आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है, इसी बीच में क्या होता है, 1782 दिसंबर 1782, 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। ये बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई के बीच में ही उस सेनापति का, उस राजा का, उस शासक का भी बोल लीजिए, ये तो शासक ही बन गए थे एक तरीके से ना। तो ये इनकी मृत्यु हो जाने से क्या होगा, पूरा साम्राज्य ही भाई वो जो उसमें जो आत्मविश्वास होता है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि हैदर अली का एक बहुत ही सुयोग्य, है ना, और योग्य और शक्तिशाली बेटा था। उस बेटे का नाम था टीपू सुल्तान, जिसकी चर्चा आए दिन हम लोग जानते हैं अभी के समय में होते रहता है। ये हमारे बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में टीपू सुल्तान की बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो भी बहुत वीर होता है ना, बहुत कूटनीतिक व्यक्ति रहता है। तो ये युद्ध को बंद होने नहीं देता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी युद्ध को बंद होने नहीं देता है। और 1783 ईस्वी में क्या करता है, बंदौर एक जगह है, वहाँ को मतलब उस क्षेत्र को अंग्रेजों से छीन लेता है, अंग्रेजों से जीत लेता है। और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, मंगलौर की ओर बढ़ जाता है। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक बार तो हैदर अली का साम्राज्य जो है जीतता है, और दूसरी बात क्या होता है, अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो जीत जाती है। ये उठा पटक चल रही है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब अंग्रेज जिस तरीके से टीपू सुल्तान 1783 में बंदौर को जीत लेता है, फिर मंगलौर को जीतने के लिए जाता है, तो इसी समय जो है अंग्रेज दूसरी तरफ से आता है, मैसूर पर आक्रमण कर देता है। इस मैसूर पे आक्रमण कर देता है, और फिर क्या करता है, एक हो गया पालघाट और एक हो गया कोयम्बटूर, इन दोनों क्षेत्रों को जीत लेता है। अब ये टीपू सुल्तान बढ़ गया है मंगलौर की ओर, और इधर जो है अंग्रेज बढ़ गया है मैसूर की ओर। तो दोनों ही तरफ से फिर से क्या होता है, संधि होती है। कहता है कि ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे का साम्राज्य में घुस गए हैं, एक दूसरे का इलाका जीत लिए हैं, तो चलो हम लोग संधि कर लेते हैं, हम लोग तो दोनों ही शक्तिशाली हैं। तो एक संधि टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर में होगी। मंगलौर देखिए, अभी टीपू सुल्तान के पास भी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत है, वो चाहेगा तो मंगलौर का आराम से जीत लेगा। तो अंग्रेज लोग यही कूटनीति की चाल चलता है कि नहीं चलो ठीक है यार, कितना लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग तो लड़ाई लड़ के थक गए हैं। तो दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, मंगलौर की संधि। यहाँ पर मद्रास का जो गवर्नर होता है इस टाइम, वो होगा जॉर्ज मोकाटनी, ठीक है, ये उस टाइम का गवर्नर जनरल होगा वहाँ पर। गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही बात, संधि जब हो रही है तो क्या होगा, जो भी विजित क्षेत्र हैं, जो भी हम लोग एक दूसरे का राज्य जीते हैं, राज्य के क्षेत्र जीते हैं, उसको वापस कर दिया जाए भाई, वापस कर देता है। युद्धबंदी छोड़ दिया, युद्धबंदी जो बनाए गए हैं युद्ध के दौरान, उन दोनों की तरफ से छोड़ दिया जाए। एक दूसरे का साथ देने का वादा फिर से करता है कि आओ भाई हम लोग एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़ें, मराठा और निजामों को हराएं। लेकिन फिर से ऐसा क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस युद्ध के, इस संधि के जरिए क्या हुआ, इस संधि के जरिए टीपू सुल्तान का वर्चस्व और बढ़ गया, उसका प्रतिष्ठा और मान सम्मान में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि ये तो मजबूर किया ना अंग्रेजों को संधि करने के लिए, मजबूर कर दिया पूरा। फिर आगे क्या होता है देखिए, फिर तीसरा युद्ध भी तो होगा, 4 युद्धों के बारे में बताया ना, अब तीसरा युद्ध। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये थर्ड युद्ध क्यों हो गया भाई। तो थर्ड युद्ध होने का रीज़न क्या है वो देखिए। विश्व युद्ध बोल दिया मैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, उसमें जो संधि होती है ना, वो वारेन हेस्टिंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। ये खुद बहुत युवा है, खुद काफ़ी ज़्यादा चालाक आदमी है, कूटनीतिक आदमी रहता है। ये अपने आप को किसी के अधिकार क्षेत्र में रखना पसंद नहीं करता है। तो फिर आगे क्या होगा देखते हैं। एक क्षेत्र मिलेगा आपको त्रावणकोर,
ठीक है। त्रावणकोर जो है वही मैसूर साम्राज्य के बीच में रहता है, ठीक है, मैसूर साम्राज्य के बीच में ही कहीं पर त्रावणकोर है। केरला और तमिलनाडु के बीच में आपको मिल जाएगा त्रावणकोर, अभी भी देखिएगा तो, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा ये क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित रहता है, वहां का राजा जो है अंग्रेजों के अधिकार में रहता है। परंतु यहाँ पर जो है डचों के द्वारा भी व्यापार किया जाता था, यहाँ पर डचों के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। तो त्रावणकोर का राजा जो है वो क्या करता है, वो डचों से सीमांत प्रांत खरीद लेता है, एक वहाँ पर प्रांत था सीमांत, उसको खरीद लेता है। और इस क्षेत्र को जो है ना टीपू सुल्तान कहता है कि ये मेरा अपना प्रांत है, ये मेरा अपना प्रांत है, तुम इसमें अपना अधिकार मत जमाओ, ठीक है। और फिर कहता है कि त्रावणकोर को तुम मेरा इलाका में दे दो, मेरा मैसूर साम्राज्य में दे दो, तुम अपने अधिकार में मत रखो, ये त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर में क्या हो गया, एक तो वहाँ का राजा अंग्रेजों के साथ रहता है, दूसरा क्या कि डचों से फिर सीमांत प्रांत को खरीद लेता है, ठीक। अब त्रावणकोर के राजा को टीपू सुल्तान क्या बोल रहा है कि ये इलाका मेरे से बिलोंग करता है, मेरे राज्य का हिस्सा है, तुम मुझे ये इलाका दे दो। क्या वो देगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो, उसके साथ भी तो अंग्रेज लोग हैं, तो वो ऐसा करेगा नहीं। फिर तीसरा कारण अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि त्रावणकोर में राजा कुछ मैसूर के अपराधी को शरण दे देता है, मतलब मैसूर साम्राज्य का कुछ अपराध करा हुआ लोग रहता है ना, जिसको मैसूर साम्राज्य यानी कि टीपू सुल्तान सजा देना चाहता है, उन लोगों को क्या करता है त्रावणकोर का राजा अपने यहाँ पर शरण दे देता है। फिर टीपू सुल्तान अब क्या करेगा, अब त्रावणकोर पे हमला करेगा, अब यहाँ पर आक्रमण करेगा, आक्रमण कर देता है, करेगा क्या, कर देता है। ये डरता थोड़ा है, किसी से नहीं डरता ये। आगे अब क्या होगा देखिए, टीपू सुल्तान जो है वो त्रावणकोर में हमला कर देता है, तो ये क्या होता है, ये पूरा पूरा जो है ना आग में घी डालने वाला काम करता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो समय है, इस समय अब आ जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के। वारेन हेस्टिंग्स चला जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को बुला लिया जाता है, ठीक है ना, इंग्लैंड बुला लिया जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर गवर्नर जनरल बना के भेज देता है। तो पहला और दूसरा जो लड़ाई होता है उसमें गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ तीसरा और चौथा में जो मिलेगा, तीसरा में तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस मिलेगा, चौथा में आपको लॉर्ड वेलेस्ली मिलेगा। तो ये तीनों गवर्नर जनरल का नाम याद रखना भी जरूरी है। तो इस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1784 में आ जाता है, 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बन के आ जाता है। तो इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई तुम मेरे जो संरक्षण में राजा है उसके खिलाफ तुम जाओगे, उसके ऊपर आक्रमण करोगे, तो हम लोग भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है टीपू सुल्तान के साम्राज्य पे आक्रमण कर देगा। तो ऐसे समय में क्या होता है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत चालाक व्यक्ति होता है। इसने क्या किया, जून 1790 में मराठों के साथ एक मैत्री संबंध बनाया। फिर जुलाई 1790 में निजाम हैदराबाद के साथ भी एक मैत्री संबंध बना लिया। तो अभी क्या हो गया, मैसूर जो है अभी अकेला हो गया। अब ये जो लड़ाई शुरू होता है त्रावणकोर में, तो वहाँ पर अभी जनरल एक रहेगा मिडोज, वो उस अंग्रेजों के सैन्य शक्ति का नेतृत्व करेगा, ठीक है। तो मैसूर साम्राज्य पे जो है जनरल मिडोज जो है आक्रमण करता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इससे कॉर्नवालिस को लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में
1790 दिसंबर 1790 में फिर से मैसूर पे हमला किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लड़ते लड़ते हथियार खत्म हो जाते हैं। अरे इतने दिन से लड़ाई चल रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो हथियार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और फिर 1791 में क्या होता है, आगे जाके फिर से लड़ाई अभी चल ही रही है, साल दर साल चल ही रही है बीच बीच में। अब ये ऐसा नहीं है कि साल के हर दिन लड़ाई होती है, बीच बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। ठीक, तो श्रीरंगपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान 1791 में अंग्रेजों के हाथों हार जाता है। अब 1792 ईस्वी में क्या होता है, देखिए अंग्रेज जो है मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम दोनों को तो अपने तरफ मिला लिया है। तो 1792 ईस्वी में अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों मिलके टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। अब जो है वो टीपू सुल्तान का थोड़ा हालत खराब होगा और वो फिर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाएगा। अब तीन तीन शक्तियां मिल गया है और टीपू सुल्तान अकेला हो गया है, तो कुछ तो होगा ना। तो अपना साम्राज्य के अपने किले को, अपना लोगों को बचाने के लिए टीपू सुल्तान जो है आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए एक एक युद्धों को भी अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक एक क्लास जाएगा, लेकिन उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। जो मुख्य कारण है और जो उसका परिणाम रहा वो जानना जरूरी है। तो उन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अभी जो है टीपू सुल्तान का जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम ही है, और श्रीरंगपट्टनम में ही मार्च 1792 ईस्वी में एक संधि होती है। इस टाइम तीनों उधर अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ है। तो इस संधि के जरिए तीर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है। फिर टीपू सुल्तान की प्रतिष्ठा इसमें क्या होता है, दांव पर लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य जो है उनको दे देना पड़ता है। उनको मतलब किनको, अंग्रेज, मराठा और निजाम को दे देना पड़ता है। और साथ ही साथ इसको 3 करोड़ रुपया का हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, टीपू सुल्तान पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसकी देखिए एक तो धन भी इसका समाप्त हो रहा है, इसका आधा राज्य भी चला गया, तो इसकी शक्ति तो आधी हो गई ना। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानेगा, अभी भी हार ये मानेगा नहीं। अगर ये मराठा और निजाम उसका साथ नहीं देता तो अंग्रेजों को यूं ही वो हरा देता, और हरा ही रहा था बीच बीच में। तो आधा राज्य का बंटवारा उन तीनों में हो जाता है। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि अंग्रेज को क्या क्या कौन कौन क्षेत्र मिलता है, और फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मराठा को कौन सा क्षेत्र मिलता है और निजाम को कौन सा क्षेत्र मिलता है। अभी यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध इस संधि के जरिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के जरिए समाप्त हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें मद्रास की संधि होती है। ठीक है, और ये तीसरे वाले में कहाँ पर हुआ, ये श्रीरंगपट्टनम में हुआ। दूसरा का हम लोग देखें कहाँ पर हुआ, तो मंगलोर पे आक्रमण कर रहा था तो मंगलोर में संधि हो गई। ठीक, पहला मद्रास में आक्रमण कर रहा था, मद्रास में संधि हो गई। दूसरा मंगलोर में कर रहा था आक्रमण, तो मंगलोर पे संधि हो गई। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज लोगों ने हमला कर दिया, तो श्रीरंगपट्टनम में संधि हो गई। ये 3 संधियाँ याद हो गया आप लोगों को। फिर लास्ट और 4th लड़ाई है ना, देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध के जरिए दोस्तों मैसूर साम्राज्य में हैदर अली और टीपू सुल्तान का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। टीपू सुल्तान मारा जाएगा और उसके जो परिवार हैं उसको बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए एक निरक्षर व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को सही समय पे, है ना, अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपना विस्तार किया। और साथ में हम लोगों को इस लड़ाई के जरिए ये भी समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा देने में, उनका क्षेत्र को बढ़ाने में
यहाँ के शासकों ने किस तरीके से डिवाइड एवं रूल जो होता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए क्या करते हैं, पूरा साम्राज्य का विस्तार करने में मदद करता है। तो यहाँ के ही राजा अंग्रेज लोगों को साथ देना शुरू कर देता है, और वो भी क्या, छोटा मोटा लाभ के लिए, छोटा मोटा लाभ के लिए दोस्तों। ठीक, तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देख रहे हैं, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। हम लोगों ने देखा कि तीसरी संधि के जरिए टीपू सुल्तान का वर्चस्व समाप्त हो गया था, आधा राज्य उसका चला गया था, 3 करोड़ रुपया चला गया था हाथ से। ठीक है, अब इसके पास बहुत छोटा इलाका बच गया है। ठीक, तो सबसे प्रमुख कारण जो था यही था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें टीपू सुल्तान को बेइज्जत होना पड़ता है। तो जिन कमियों को सुल्तान ने वहाँ पर देखा, उन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास यहाँ करेगा। वो सबसे पहले तो क्या किया, अपना जो किला था ना उसको मजबूत करा, है ना। मजबूत करने से क्या तात्पर्य है, मजबूत करने से ये तात्पर्य है कि लड़ाई लड़ने के दौरान क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो धन संपदा चाहिए, खाने पीने के लिए सामान चाहिए। फिर क्या, ऐसा दुर्ग बनाना है जिसमें जो बाहरी आक्रमण हो तो वो आसानी से दुर्ग के अंदर ना आ पाए। इन सब पे उसने ध्यान दिया। फिर अपना सैनिक जो है उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने घुड़सवारों को और पैदल सेना को और मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियार के साथ साथ प्रशिक्षण भी देना शुरू किया, और अच्छे तरीके से। ऐसे तो दे ही रहा था, लेकिन और अच्छे तरीके से दे रहा था, नई नई पद्धतियाँ अपना रहे थे। ठीक, तो ये बात हो गई। फिर आगे क्या होता है, जो टीपू सुल्तान होते हैं ना, वो हम लोगों को तो पता है ना कि मैसूर साम्राज्य में आखिर किस वंश का शासन चल रहा है, वाडियार वंश का। लेकिन वाडियार वंश के बारे में कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का राजा जो है वो किसी के संरक्षण में है, वो नाम मात्र का शासन है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो है, वाडियार वंश का जो राजा होता है वो अल्पायु में होता है, उसको गद्दी पे बैठाने से मना कर देता है, तो अंग्रेज लोग खपा हो जाता है। फिर क्या, ये देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की घटना है। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने आप को मजबूत बनाएगा ना। यहाँ पर एक बात ये हो गया, पहला चीज़ तो हमने देखा वहाँ पर किस तरीके से प्रशिक्षण और शिक्षण देता है, अपना किले को मजबूत करता है। फिर फ्रांस का सहायता लेने के लिए टीपू सुल्तान क्या करता है, अपना राजदूत जो है मॉरिशस भेजता है। मॉरिशस में अभी फ्रांसीसियों का अधिकार रहता है। ठीक, वहाँ भेजता है। ये भी अंग्रेजों को पता हो जाता है, तो उससे भी गुस्सा हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, अगर चौथा कारण अगर देखें तो टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में एक क्लब की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है जैकोबियन क्लब। और इस जैकोबियन क्लब का सिद्धांत क्या रहता है कि हमेशा स्वतंत्र रहें, है ना, फ्रीडम के बारे में हमेशा बताते रहता है। और उसी का क्या होता है, ये स्थापना कर देता है। ये यूरोपीय गुट का ही चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ पर करेगा इस पर काम को। तो टीपू ने अपने को फिर क्या बोला, नागरिक टीपू पुकारना शुरू किया। यानी कि टीपू सुल्तान अपना जो सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया और अपने साम्राज्य के लोगों के प्रति एक भावना को व्यक्त किया। ठीक है, तो अब जो देखिए 1799 में ये लड़ाई होती है ना, ये वाला 1799 में हो रहा है। तो अभी अब देखिए इस कार्यकाल में जो है यहाँ का गवर्नर जनरल कौन बनेगा जी, तो 1798 में ही आ गया था कौन, लॉर्ड वेलेजली। सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि, है ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में, लॉर्ड वेलेजली के बारे में, कि उसने सहायक संधि लाके किस तरीके से भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो अभी क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो होता है लॉर्ड वेलेजली रहेगा 1798 से 1805 तक।
तो इन्होंने सहायक संधि का प्रस्ताव जो है निजामों के हाथ में भी दिया था, निजामों के को भी दिया था, मराठा को भी दिया था और टीपू सुल्तान को भी दिया था। लेकिन टीपू सुल्तान और मराठा तो नहीं अपनाते हैं, हैदराबाद का जो निजाम होता है वो 1798 में सहायक संधि को अपना लेता है। तो यानी कि अभी अगर आप देखें तो मराठा और इधर टीपू सुल्तान हो गया, निजाम चला गया अंग्रेजों के साथ। तो वेलेजली को लगा कि ये जो मराठा है और मैसूर साम्राज्य है वो हमें दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने नहीं देगा, इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वेलेजली ने बिना लड़ाई लड़ने का मतलब लड़ाई ना हो ये चीज़ चाहा। वेलेजली इन चीज़ों को चाहा कि लड़ाई ना हो और किसी तरीके से ऐसे ही वो हमारे संरक्षण में आ जाए। तो सबसे पहले तो मराठा लोगों को लालच दिया, लेकिन उस लालच में देखिए फडणवीस जी जो थे ना, अभी वहाँ का मराठा सरदारों का पेशवा रहते हैं, तो फडणवीस के काल में ये चीज़ संभव था नहीं, क्योंकि वो खुद बहुत शक्तिशाली थे और बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि से बिल्कुल मना कर दिया, या फिर उसने जवाब दिया ही नहीं। ठीक, इसी बीच टीपू सुल्तान क्या करता है, वो फ्रांसीसियों का मदद लेकर मंगलोर पे हमला कर देता है। टीपू सुल्तान देखिए फ्रांसीसियों से मदद मांगने के लिए मॉरिशस भी चला गया, खुद नहीं गया, राजदूत लेके गया। ठीक है, और भी क्षेत्रों पे आक्रमण करने के लिए फ्रांसीसियों का साथ हमेशा लेता रहा। और अभी क्या कर रहा है, अभी ये मंगलोर पे हमला कर रहा है। फिर आगे क्या होगा, तो 1799 में वेलेजली को ये सही नहीं लगा कि वो मेरे इलाके में फ्रांसीसियों की मदद लेकर आक्रमण करेगा। तो वेलेजली जो है अब मैसूर को चारों तरफ से घेरना शुरू करेगा। तो एक तरफ खुद वेलेजली आएंगे, दूसरी तरफ से जो है जनरल क्या जनरल रहता है, जनरल हैरिस। ठीक है, जनरल हैरिस को एक तरफ से भेजेगा, एक तरफ से जनरल स्टुअर्ट को भेजेगा, मतलब चारों तरफ से उसको घेरना शुरू करता है। तो इसमें टीपू सुल्तान जो है हारता चला जाता है। सीधा सिर एक जगह का नाम है, वहाँ पर जनरल स्टुअर्ट के हाथों हार जाता है। मालवेली एक जगह का नाम है, वहाँ जनरल हैरिस के हाथों हार जाता है। और श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से अंग्रेज लोग घेर लेते हैं। अब यहाँ पर टीपू सुल्तान का कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन टीपू सुल्तान जो है लॉर्ड वेलेजली का गुलामी स्वीकार नहीं करता है, उसकी सहायक संधि को फिर भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, और वह किले के दीवारों पे युद्ध करते करते मारा जाता है और 4 मई 1799 ईस्वी को वो वीरगति हो जाता है। यानी कि एक टीपू सुल्तान एक ऐसा योद्धा हुआ जो कभी भी किसी का गुलाम बनना स्वीकार नहीं किया, अपने पिता की तरह। तो यहाँ पर देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो अब आगे क्या होगा, अब जो है फिर से वहाँ पर वाडियार वंश का राजा को बैठा दिया जाएगा और अब जो है वो अंग्रेजों की शरण में चला जाएगा। मैसूर साम्राज्य में जो भी छोटे मोटे क्षेत्र जीते गए थे वो सभी अपने आप को अलग अलग कर लेंगे। कुछ अंग्रेज अपने पास रख लेगा, कुछ निजाम को दे देगा और फिर कुछ जो है मराठों को देने का प्रयास करेगा, लेकिन वो इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग अगर मतलब मराठा लोग अगर अंग्रेजों के दिए हुए चीज़ों को ले लेगा तो फिर से वही बात हो गई ना भाई कि हाँ तुम मेरे संरक्षण में हो, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहता मराठा। ठीक, तो ये हो गया। और जो भी कुछ बच गए क्षेत्र उसमें यही जो वाडियार वंश के राजा थे, हिंदू राजा, उसको बैठा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मैसूर साम्राज्य किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा हैदर अली के नेतृत्व में। फिर किस तरीके से उन्होंने 4 आंग्लो मैसूर युद्ध लड़े और लास्ट लड़ाई में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर वो साम्राज्य विघटित हो जाता है।
तो मैसूर साम्राज्य का दक्षिण भारत में एक वर्चस्व था दोस्तों। इस वजह से अंग्रेजों को दक्षिण भारत में अपना प्रसार करने के लिए, विस्तार करने के लिए 50 साल लग गए। ठीक है। तो जब वेलेजली इस क्षेत्र को जीत लेता है तो वेलेजली को एक उपाधि दी जाती है, उसका नाम रहता है मार्क्विश। ठीक, ये उपाधि जो है मैसूर साम्राज्य को जीतने के बाद वेलेजली को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा मैसूर साम्राज्य की कहानी खत्म हो गई। और आप जब भी मैसूर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखेंगे कि उसमें अगर देगा कि मैसूर साम्राज्य का विस्तार किसने किया, है ना, कैसे किया, और वहाँ के 4 लड़ाइयों के बारे में बताइए, उसका पतन किस तरीके से हुआ ये बताइए, तो ये आप आराम से इस कहानी को लिख सकते हैं। कहानी ही होता है, इतिहास तो फैक्ट वाली बात है, जो हुआ है उसी चीज़ को पढ़ना है, कुछ अपने तरफ से तो डालना है नहीं। ठीक है, तो जो लिखी गई बातें हैं उसी को याद रखना है। और अगर डेट वाइज याद रखेंगे, ईयर बाय ईयर याद रखेंगे तो अपने आप घटना बन जाएगी, है ना, उसको हम लोग पूरा लिख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोगों का लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए बहुत मदद मिल रही है एग्ज़ाम्स में आंसर करने के लिए, तो आप हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़िए। आपको अगर 11th जेपीएससी के मेंस में भाषा एवं साहित्य के लिए पेपर 2 में खोटा आपने ले रखा है, तो खोटा का क्लास अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आएंगे, आपको रंजीत सर का क्लास मिलेगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि रंजीत सर जो खोटा का जो उनका हैंड रिटन अपना है, ठीक है, वो कितना अच्छा है। फिर वीडियो लेक्चर वो काफ़ी अच्छा देते हैं। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ आप जुड़िए। फिर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन किस तरीके से हमने उसको तैयार किया है, उसमें हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, उसके लिए आइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो स्टडी फॉर गोल्स का सिंबल ये देखेंगे, इसी को आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी जेपीएससी सीडीपीओ का पीटी होने वाला है। ठीक है, ये इलेक्शंस के बाद तो हो ही जाएगा ना। तो इसमें देखिए पेपर 1 में 15 सेट लेकर आ रहे हैं हम लोग, फिर पेपर 2 में भी 15 मॉक टेस्ट है दोस्तों। तो आप इसमें अभी देखिए ये अभी शुरू हो चुका है, आप इसको आराम से बहुत कम प्राइस में खरीद सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को सही अंजाम दे सकते हैं। तो 30 पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और इससे आपको क्वेश्चंस रिवीजन में काफ़ी मदद मिलेगी। आप यहाँ आके जुड़िए। जेपीएससी सीडीपीओ पीटी, आपने जेपीएससी सिविल सर्विस का पीटी दिया था, उसी तरीके से जेपीएससी सीडीपीओ का पीटी का भी लगभग सेम सिलेबस है। अगर आपको झारखंड सामान्य ज्ञान में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप जो है सभी चीज़ों को ब्रशअप कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में ये दिया गया है, ये आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सभी जगह हम लोग अवेलेबल हैं। तो आपको नया नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेगा। आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक कर देंगे। और अगर हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए दो टेलीग्राम चैनल आपको मिलेंगे। एक में स्टडी फॉर गोल्स जो है सभी हमारा वीडियो लेक्चर्स को डालते हैं और साथ में कई सारे क्वेश्चंस को भी डालते हैं हमारे दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। अगर इसमें आपको केवल खोटा से जुड़ना है तो यहाँ पर देखिए खोटा चैनल से जुड़िए। अभी आप देखेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल में भी दोस्तों 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर झारखंड राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम सभी इनको जानने का प्रयास करते हैं और यहाँ के एग्ज़ाम्स में अपना वर्चस्व लाते हैं। और क्या बोलेंगे, जब तक आप जो है ना
सरकार के अंदर काम नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमें क्या क्या सुधार करना पड़ेगा। हम लोगों को जिस तरीके से परेशानियां हो रही है, हम चाहते हैं कि वो परेशानियां दूर हो जाए, और ये दूर कब होगा, जब आप सिस्टम के अंदर घुसेंगे। तो अच्छी तैयारी से ही ये होगा दोस्तों। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।